हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किसमें? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर इसे पढ़ना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आज डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, यदि प्राग कोश में कोशिकाओं की संख्या चार है, यदि प्राग कोश में कोशिकाओं की संख्या 4 है तो प्राग कणों की संख्या क्या होगी? तो प्राग कणों की संख्या क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्राग कणों में कोशिकाओं की संख्या 4 है तो प्राग कणों की संख्या उसमें क्या होगी? हम यहां पे ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 20 को बताना है। क्वेश्चन अच्छे से देखिए। यदि प्राग कोश में यानी एंथर में कोशिकाओं की संख्या 4 है तो प्राग कणों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पहले जानना होगा, ये जो प्राग कोश है, ये देखिए, ये प्राग कोश जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो एंथर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो एंथर में लघु बीजाणु मातृ कोशिका पाई जाती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के नाम से जानते हैं। इसकी जो गुणिका लेवल होती है वो याद रखिएगा, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है वो 2n होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। तो चूंकि प्राग कोश में लघु बीजाणु मातृ कोशिका पाया जाता है और एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, ये ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं। एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, प्राग कणों का निर्माण करते हैं। यानी देखिए, ये जो एक एमएमसी 4 लघु बीजाणु का या लघु बीजाणु बनाते हैं। तो चूंकि देखिए, पराग कोश में लघु बीजाणु मातृ कोशिका प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको 2n, जिसकी पोलैरिटी लेवल 2n होती है। एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका 4 लघु बीजाणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो चूंकि यहां पे क्या दिया है? पराग कोश में कोशिकाओं की संख्या 4, मतलब लघु बीजाणु की संख्या कितनी दी हुई है? 4। तो एक जब 4 का निर्माण करता है तो 4 कितने का निर्माण करेगा? 16 का। तो 4 × 4 = 16। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मटर के पादप या पौधे, मटर के पादप में 200 बीज बनने के लिए 200 बीज बनने के लिए मटर के पादप में 200 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्री
कितने अर्धसूत्री विभाजनों की जरूरत होगी? विभाजनों की जरूरत होगी। क्वेश्चन देखिए, मटर के पादप में, मटर के एक पादप बोल सकते हैं आप, मटर के पादप में 200 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की जरूरत होगी? तो आपको यह बताना है कि मटर के एक पौधे में 200 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की जरूरत होगी? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 250 और ऑप्शन नंबर डी 50। और बताइए कि मटर के पादप में 200 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की जरूरत होगी? तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक बीज बनने के लिए किस चीज की जरूरत है। देखिए, तो 1 बीज, सबसे पहले एक बीज इज इक्वल टू 1 एमएमसी, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी एक लघु बीजाणु प्लस एक गुरु बीजाणु, यानी एक लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु मिलकर के क्या बनाएंगे? एक बीज का निर्माण करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक लघु बीजाणु बनने के लिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि पराग कोश के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे, एक 4 का निर्माण करेंगे। और अब गुरु बीजाणु में क्या होता है कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी याद रखिएगा कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यहां पे एक चीज और है, जिसे एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजित होकर के 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं। 4 गुरु बीजाणु का, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचा रहता है। तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु, ये जो होता है ये कैसा होता है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जब विभाजित होगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, उनमें से 3 नष्ट हो जाएंगे, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनेगा। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, एक बीज बराबर, तो चूंकि यहां पे कितना बीज बनाना है? 200 बीज, तो एक बीज बराबर एक लघु बीजाणु प्लस एक गुरु बीजाणु। तो देखिए यहां पे एक लघु बीजाणु, चूंकि एक बार जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजित होते हैं तो उससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो चूंकि देखिए अब यहां पे एक बीज बनने के लिए ये कंडीशन हो गया। अब 200 बीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 200 बीज इज इक्वल टू, तो चूंकि देखिए एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनते हैं तो कितने? 4 गुरु बीजाणुओं का, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो चूंकि यहां पे 200 लघु बीजाणु के लिए, 200 लघु बीजाणु के लिए कितना चाहिए? 5 की 20, 50 लघु बीजाणु चाहिए हमें। 50 लघु बीजाणु, 50 विभाजनों की आवश्यकता होगी। 50 विभाजन प्लस, अब चूंकि यहां पे क्या होता है, एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनने के लिए हमें क्या चाहिए? क्योंकि एक बार जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होगा तो 4 बनेंगे, लेकिन 3 नष्ट हो जाएंगे, एक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनने के लिए हर एक बार उसको विभाजन करना पड़ेगा। तो चूंकि हमें 200 बीज बनाने हैं, तो एक जब बनेगा तो एक ठो, तो यहाँ पे एक से एक, तो 200 के लिए कितना विभाजन करना पड़ेगा इसे? 200। तो 200 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया? 250। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? 250 होगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? चलिए, क्वेश्चन है, यदि, क्वेश्चन नंबर 3,
यदि पत्ती की कोशिका, यदि पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र संख्या 24 है। क्वेश्चन है, यदि पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो इंटेगमेंट अध्यावरण अध्यावरण की कोशिकाओं में, अध्यावरण में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। यदि पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो अध्यावरण में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 36। तो बताइए, यदि पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो अध्यावरण में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। अध्यावरण आपको पता है, जब एक भ्रूण से बीज का निर्माण होता है, यानी ओव्यूल जब बीज में कन्वर्ट होता है तो अध्यावरण जो अध्यावरण का निर्माण होता है, अध्यावरण टेस्टा और टेगमेन में बदल जाता है। तो अध्यावरण में गुणसूत्र की संख्या होगी। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो पत्ती की कोशिका में जो गुणसूत्र होती है वो 2n होती है, डिप्लॉइड। पत्ती की गुणसूत्र की संख्या में जो पोलैरिटी लेवल होती है गुणसूत्र, वो कैसा होता है 2n। और अध्यावरण में भी क्या होता है 2n होता है। तो जब इसमें भी 2n है और इसमें भी 2n है तो इसमें गुणसूत्र की संख्या अगर 24 है तो अध्यावरण में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 24 ही होगी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि 100 क्रियात्मक, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4, 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े कि जैसे एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब विभाजित होती है तो 4 लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मतलब परागकण। तो यहाँ पे और दूसरा हम पढ़े थे कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनने के लिए, एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जब विभाजित होती है तो उससे भी क्या होते हैं, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होते हैं, लेकिन 3 उनमें से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बचते कितने हैं, 1। तो 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो ऑलरेडी है कि 100 ही गुरु अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 बनेंगे, 3 नष्ट हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो इस तरह करके हमें 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु 100 बार विभाजन होगी तब जाकर के हमें 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणुओं का निर्माण। ऑप्शन है 100, 200,
300 और 400, तो आंसर क्या हो जाएगा 100। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पढ़ते हैं, एक पुष्पीय पादप की पर्ण कोशिका, एक पुष्पीय पादप की पर्ण कोशिका में 22 गुणसूत्र हैं। एक पुष्पीय पादप की पर्ण कोशिका में 22 गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र की संख्या होगी, किसमें होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, युग्मकों में 22, युग्मक में 22, युग्मक में 11, ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में 44, ऑप्शन नंबर डी, नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए क्या है, एक पुष्पीय पादप की पर्ण कोशिका में 22 गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि अब पूछ रहा है गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो किसमें क्या होगी? तो यहां पे युग्मक में या भ्रूण में। युग्मक में होगी तो 22 होगी क्या, या युग्मक में होगी तो 11 होगी क्या, या भ्रूण में होगी तो 44 होगी क्या? तो कहने का मतलब एक पुष्पीय पादप में पर्ण कोशिका में 22, तो हम लोग जानते हैं पर्ण कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो यदि एक पुष्पीय पादप की पर्ण कोशिका में 22 गुणसूत्र प्रेजेंट है, तो गुणसूत्र की संख्या होगी युग्मकों में 22, युग्मकों में 11। तो ऑलवेज है कि जब ये 2n है तो इसके युग्मक यानी पर्ण कोशिका जो युग्मक होते हैं वो हेप्लोइड होते हैं, तो हेप्लोइड में इसकी आधी हो जाएगी, तो युग्मक में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो पर्ण कोशिका डिप्लॉयड होते हैं और युग्मक कैसे होते हैं 11। तो पर्ण कोशिका में 22 गुणसूत्र है, तो इस पर्ण कोशिका के युग्मक में 11 गुणसूत्र होंगे। क्लियर? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आप पॉज करके भी वीडियो बना सकते हैं, मतलब इस वीडियो को पॉज करके भी आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 नंबर, पॉलीसिफोनस कंडीशन पाई जाती है, कंडीशन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसिफोनस कंडीशन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कैस्टर, ऑप्शन नंबर बी मेलिया, ऑप्शन नंबर सी एल्थिया रोजिया, एल्थिया, और ऑप्शन नंबर डी नन। पॉलीसिफोनस कंडीशन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कैस्टर में, मेलिया में, एल्थिया में या नन। अब प्रश्न ये है, ये पॉलीसिफोनस क्या चीज होता है, ये पॉलीसिफोनस कंडीशन क्या होती है? तो याद रखिएगा, जब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो उससे नॉर्मली कितने पोलन ट्यूब निकलते हैं? एक पोलन ट्यूब निकलते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे पादप्स हैं, कुछ ऐसे फैमिलीज के पादप हैं जिसके पोलन ग्रेन अगर जर्मिनेट होते हैं तो उससे पोलन ट्यूब की संख्या एक नहीं बल्कि अनेक होती है। उस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है? पॉलीसिफोनियस कहा जाता है। मतलब जब पराग कण
जर्मिनेट होगा, नहीं तो उससे पॉलन ट्यूब की संख्या अगर एक से अधिक निकलती है तो उस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, पॉलीसिफोनियस। लिख देते हैं यहाँ पे पॉलीसिफोनियस का मीनिंग क्या होता है, आप लोग पॉलीसाइफोनस, यानी जब एक पोलन ग्रेन, जब एक पोलन ग्रेन परागकण, जब एक पोलन ग्रेन से एक से अधिक पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब, हिंदी में इसको पराग नलिका कहते हैं, पराग नलिका बाहर निकले तो इस कंडीशन को, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीसिफोनियस कहते हैं, साइफोनस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है मालवेसी फैमिली। एग्जाम्पल जैसे मालवेसी फैमिली के कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ पौधे, ठीक है, मालवेसी फैमिली के कुछ पौधे। अब यहां हमें प्रश्न, तो अब हमें यह पता करना है इसमें मालवेसी फैमिली के पौधे कौन है। तो मालवेसी फैमिली के पौधे जो है वो एल्थिया रेजिया होता है। एल्थिया रेजिया एक सजावटी पुष्प है, छोटा छोटा पुष्प होता है। आप गूगल पे इसको सर्च करके देख सकते हैं कि एल्थिया रेजिया कैसा पुष्प होता है। एक छोटा सा पुष्प होता है, डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, एक सजावटी पौधा है, तो एल्थिया रेजिया। ठीक है, तो ये पॉलीसिफोनस कंडीशन इसमें पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसिफोनस। आपको ये याद रखना है कि पॉलीसाइफोनस क्या है, तो जब एक पोलन ग्रेन से एक से अधिक पोलन ट्यूब निकलते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉलीसाइफोनियस कहा जाता है। और ऐसे जनरली तो जितने भी पोलन ग्रेन है उससे एक ही पोलन ट्यूब निकलते हैं, लेकिन कभी कभी एक से अधिक भी निकलते हैं। वो होते हैं मालवेसी फैमिली के कुछ पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पोलन किट। पोलन किट, इसको हिंदी में हम लोग पराग किट के नाम से जानते हैं। पराग किट है। पराग किट मुख्यतः किसकी बनी होती है? पराग किट मुख्यतः बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी केराटिनोइड्स, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। एक ऑप्शन इसमें और दे देते हैं, जैसे चलिए ठीक है। तो पोलन किट या पराग किट मुख्यतः बनी होती है। पराग किट किस चीज की बनी होती है? क्लोरोफिल की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, या केराटिनोइड्स की बनी होती है, या फिर ये लिपिड्स और केराटिनोइड्स दोनों की बनी होती है। इसमें से क्या होगा? अब प्रश्न है कि ये पोलन किट क्या चीज होता है, पोलन किट किसमें पाया जाता है? तो देखिए ये पोलन किट आप नोट्स में लिख लीजिए पहले। पोलन किट, पोलन किट जिसको पराग किट कहते हैं,
जितने भी कीट परागित पुष्प होते हैं, यानी लिख देते हैं कीट परागित पुष्प के चारों ओर एक ऑयली यानी तेलीय वस्क्वस लेयर यानी तेलीय वस्क्वस परत पाई जाती है, तेलीय वस्क्वस परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो पोलन किट होता है, ठीक है, वो किस चीज की बनी होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? तो पोलन किट्स लिपिड्स एवं केराटिनॉइड्स दोनों की बनी होती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आपको याद रखना है कि जो पोलन किट्स होता है ये क्या चीज है? तो पोलन किट सिर्फ कीट परागित पुष्पों के चारों ओर एक ऑयली वस्कुलर लेयर्स पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं, और यह लिपिड और केराटिनॉइड्स की बनी होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी बी एवं सी, लिपिड्स एवं केराटिनॉइड्स दो। प्रश्न है कि ये पोलन किट्स का काम क्या है? सबसे पहला आप इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद पोलेंस या बोल देते हैं आप लोग, लिख लीजिएगा। पोलन किट्स सबसे पहले पराग कणों को, ये जो पराग कण होते हैं, जो जितने भी कीट परागित पुष्पों के अंदर यानी अंतर के अंदर जो पराग कण प्रेजेंट हैं, उसे अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। पहला कि ये पराग कणों को अल्ट्रावायलेट रे से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा ये है कि ये परागन में मदद करता है। ये दो मेन रोल्स हैं इसके, पोलन किट्स के। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग जो पढ़ेंगे, यदि एग सेल, हिंदी में बोलते हैं इसको अंड कोशिका, यदि एग सेल में गुणसूत्र की संख्या संख्या 4 है तो इंडोस्पर्म, हिंदी में इसको कहते हैं भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? यदि एक सेल यानी अंड कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 4 है तो इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? स्पष्ट है कि ये जो एग सेल है, ऑप्शन दे देते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 16। तो आप सोचिए क्या होगा आंसर। देखिए मैं बताता हूं, ये जो चूंकि हम लोग जानते हैं ये जो एग सेल है अंड कोशिका यानी एग सेल, ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी एन होते हैं। इसकी संख्या कितनी दी हुई है? इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी दी हुई है? 4, यानी ये कितने हैं? 4। तो इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं इंडोस्पर्म कैसे होते हैं? त्रिगुणित, यानी जितने भी पुष्पीय एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं
उसके जो एंडोस्पर्म होते हैं वो 3 गुणित होते हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 3, और चूंकि n कितना है 4, तो बराबर कितना हो गया 3 4 12, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 12। यानी यदि एक सेल में अंड कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 4 है तो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष की संख्या कितनी होगी, आंसर है 12, क्योंकि एक सेल हैप्लॉइड होते हैं और उसकी संख्या ऑलरेडी 4 दी हुई है। तो इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3 गुणित होते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू n कितना दिया हुआ है, n यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 4 3 4 जा 12। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि गेहूं के पादप की जड़ कोशिका में, पादप की जड़ कोशिका में गुणसूत्र जड़ कोशिका में गुणसूत्र 42 है, 42 है, तो पोलन ग्रेन में कोशिका, तो पोलन ग्रेन यानी परागकण, तो हिंदी में क्या बोलते हैं परागकण, परागकण की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 14, 12, 21, 28। यदि गेहूं के पादप की जड़ में यानी रूट सेल में, पादप की जड़ यानी रूट सेल यानी व्हीट प्लांट के रूट सेल में क्रोमोसोम अगर 22 है तो पोलन यानी व्हीट प्लांट के पोलन ग्रेन की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो आपको याद रखिएगा जड़ कोशिका होगी, चाहे वो जड़ कोशिका हो, पत्ती की कोशिका हो या फिर तने की